पाकिस्तान हमारा प्रतिद्वंदी हो सकता है, उसकी हैसियत नहीं कि भारत के साथ दुश्मनी निभा सके। हमारा असली दुश्मन कौन है? चाइना। चाइना के साथ आप झूले झुला रहे हैं। अमेरिका से ही, जिस अमेरिका की माननीय मोदी जी की सरकार लगातार चापलूसी करने में व्यस्त थी, उसी अमेरिका से हमारे भारतीयों को किस दुर्दशा के तहत हाथ में पैर में बेड़ियां हथकड़ी लगा करके भेजा गया। भाजपा और बसपा का पर्दे के पीछे का गठबंधन है, तो अगर आप बंटे तो फिर से भाजपा सरकार आ जाएगी और फिर से आपका उत्पीड़न इसी तरह जारी रहेगा। हम लोग भाजपाइयों की तरह गुंडे तो है नहीं, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग कानूनी तरीके से उनका हिसाब करें। दलित उत्पीड़न की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई और हाथरस जैसे कई कांड हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन बसपा का क्या स्टैंड रहा है? योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार, कोई भी नेता विपक्ष का हो, अगर इनसे असहमति है या उनका विरोध कर रहा है तो उसको दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अमेरिका, जिसको माननीय मोदी जी सारे नियम कानून प्रोटोकॉल तोड़कर जिताने के लिए ट्रंप को गए थे, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर ट्रंप नाम का ग्रहण लगे। जब से सरकार आई है मोदी सरकार 2014 से लेके अब तक, इस दौर में जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का डेंट लगा है, ये फॉरेन पॉलिसी का डेंट आज़ादी की बात से कभी नहीं लगा था। साथियों नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट ऐसी है कि सारी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान आया कि जो भी पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित भाव से मैदान में रहेगा, जनता के बीच रहेगा, उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और जब से ये घोषणा अखिलेश यादव ने की है, तब से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि हम जिस जिले में खड़े हैं इस वक्त आजमगढ़ जिला है और यहाँ 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन यहाँ भी कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ निकल रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर समझने के लिए, बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि इस बयान से कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा आई है? देखिए, शुरू से ही समाजवादियों का एक चरित्र रहा है कि हम लोग सड़कों पर संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी बात को कहा है कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में और अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में है, जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहा है, उसके नाम पर किसी भी तरह का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा, उसके नाम पर पहले विचार किया जाएगा। तो एक तरह से तो ये कहा जाए कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि लोगों को ऐसे जगह से पिक करना जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जब जमीन से जुड़े हुए लोग विधानसभा में पहुंचेंगे, लोकसभा में पहुंचेंगे, तो उस जमीन से जुड़े हुए लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से वहाँ उठा सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को बोला है। यानी अब कोई ये कंफर्मेशन नहीं है कि जो जीता हुआ विधायक है, पहले ये कहा जाता था सपा की तरफ से कि जहाँ से जीता हुआ विधायक वहाँ से आवेदन नहीं करेगा, अब वहाँ पे भी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें किस तरह की हैं? पहले तो आवेदन नहीं लिया जाता था जहां से विधायक जीते थे, आज ये कहा जा रहा है कि जहां जहां भी कार्यकर्ता जमीन पे दिखाई देगा उसके बारे में सोचा जाएगा। नहीं, देखिए, आपने दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया। दोनों चीजें एक ही तरह से हैं। जो हमारे जीते हुए विधायक जी लोग हैं, ये विधायक जी लोग भी जमीन पर ही हैं, ये लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे कोई जीते हुए विधायक जी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जीते हुए विधायक भी काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ बाकी कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने फोकस किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि जो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसको विधानसभा लड़ना है, लोकसभा लड़ना है, तो उसको जमीन पर रहना होगा। और अगर जमीन पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा तो टिकट के लिए उसकी दावेदारी पर विचार कर सकती है पार्टी कि दावेदारी इनकी सुनिश्चित की जाए या न की जाए। इस बात को लेकर उन्होंने कहा। अशोक जी, हाहाकार मचा हुआ पूरे देश में। अमेरिका ने घोषणा की है कि H-1B वीज़ा को लेकर के पहले जिसका रिन्यूअल 6 लाख रुपए हुआ करता था, अब उसको 88 लाख रुपया जो भारतीय लोग वहां पे रहते थे उनको देना पड़ेगा। एक ऐसी रकम है जिसको चुका पाना लगभग नामुमकिन जैसा है। तो इसको लेकर अखिलेश यादव ने आज सुबह ही मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो बातें करते थे बड़ी बड़ी, बतियाँ बड़ी बड़ी और वीजा लकटकिया, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा आज मुझसे। देखिए, जब से सरकार आई है मोदी सरकार 2014 से लेके अब तक, इस दौर में जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का डेंट लगा है,
ये फॉरेन पॉलिसी का डेंट आज़ादी की बात से कभी नहीं लगा था। हमारे देखिए कोई भी हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से अमेरिका, जिसको माननीय मोदी जी सारे नियम कानून प्रोटोकॉल तोड़कर जिताने के लिए ट्रंप को गए थे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर ट्रंप नाम का ग्रहण लग गया। और ये ग्रहण इस वजह से लगा, ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर ही है, क्योंकि रसिया से हम सस्ते दर पर तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। वो तेल के इंपोर्ट का जो मार्जिन है वो जनता में उसका 1% भी बाईपास नहीं हो रहा। जनता में बाईपास ना होकर सारा का सारा बेनिफिट मोदी जी के कुछ चहेती उद्योगपतियों को, अंबानी जैसे लोगों को हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने 50% की टैरिफ लगाया हिंदुस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, खासतौर जहाँ के हम लोग निवासी हैं, उत्तर प्रदेश भदोही में कालीन उद्योग बर्बादी के कगार पहुंच गया, कानपुर का टेनरी उद्योग बर्बादी के कगार पहुंच गया। इसी तरह पूरा हिंदुस्तान इस मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का शिकार हो रहा है। आपने देखा होगा अमेरिका से ही, जिस अमेरिका की माननीय मोदी जी की सरकार लगातार चापलूसी करने में व्यस्त थी, उसी अमेरिका से हमारे भारतीयों को किस दुर्दशा के तहत हाथ में पैर में बेड़ियां हथकड़ी लगा करके भेजा गया। वहीं पर बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अपना 56 इंच का सीना दिखाया और जिसका परिणाम हुआ कि उनके नागरिकों को ससम्मान वापस किया गया। और हमारे मोदी जी ने 56 इंच का सीना तो मुंह से बहुत बार बोले हैं, लेकिन उनका 56 इंच का सीना होता तो हमारे देश के नागरिकों को इस तरह से हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी करके जलील होकर के नहीं आना पड़ता। तो हमारे फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है ये कि हमारे अगल बगल के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे हमेशा से दोस्त हुआ करते थे, वो सारे मुल्क आज कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन बन गए। आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे सिंदूर को लेकर के दे रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ कौन कौन देश खुल के खड़ा हो गया? चाइना, टर्की जैसे देश खुल के खड़े हो गए। हमारे साथ कौन खुल के खड़ा हुआ? कोई नहीं खड़ा हुआ। आज अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब से पाकिस्तान की ट्रीटी होती है, संधि होती है, और उसमें यह हुआ कि एक देश के ऊपर अगर कोई दूसरा देश हमला करेगा तो दोनों देश पे हमला माना जाएगा। ये क्या है? दिस इज एब्सोल्यूट फेल्योर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। इस पे विचार करना पड़ेगा सरकार को। और देखिए, फॉरेन पॉलिसी का पूरा मुलम्मा ही चेंज हो गया इस सरकार में। फॉरेन पॉलिसी मतलब जानते हैं क्या हो गया है? फॉरेन पॉलिसी मतलब मोदी जी का प्रचार। पूरी विदेश नीति हमारी मोदी जी के प्रचार में व्यस्त है। हमारे देश को क्या गेन करना है उस देश से, इस पर फोकस नहीं है। सारा फोकस है मोदी जी जब विदेश में जा रहे हैं, रेड कारपेट कैसे बिछ गई, मोदी जी के गले कौन लग गया, मोदी जी के पैर पे कौन झुक गया, मोदी जी से हाथ कैसे मिला। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं हो सकता, ये एक वेलकम का पार्ट हो सकता है। यानी मान लिया अशोक जी कि जो हमारा कभी एक तगड़ा मित्र हुआ करता था सऊदी अरेबिया, जहाँ के प्रिंस को, सुल्तान को अक्सर भारत अपने जो कार्यक्रम होते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त को उसमें इन्वाइट किया करता था, उस मित्र को हमने पाकिस्तान के हाथों गंवा दिया। बिल्कुल, ये हमारे देश के, मुझे लगता है कि बहुत सारे लाखों की संख्या में हमारे कामगार भाई जो सऊदी में जाकर के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जीविका कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? हमारे साथ, हमारे देश के साथ सऊदी का बहुत अच्छा संबंध था। और जो आपने कहा कि वहाँ के जो सल्तनत थी, उसके जो मुखिया थे, उनसे हमारे देश का बहुत अच्छा ताल्लुकात था। लेकिन कहीं न कहीं ये भी हमारे देश की विदेश नीति की विफलता है कि आज सऊदी अरब भी पाकिस्तान के पाले में खड़ा हो गया। हमारे साथ कौन खड़ा है? सवाल ही उठता है कि हमारे साथ खड़ा कौन इस समय? पाकिस्तान हमारा दुश्मन, चाइना उससे बड़ा दुश्मन। नेताजी ने तो पाकिस्तान से कहा था पाकिस्तान हमारा प्रतिद्वंदी हो सकता है, उसकी हैसियत नहीं कि भारत के साथ दुश्मनी निभा सके। हमारा असली दुश्मन कौन है? चाइना। चाइना के साथ आप झूले झुला रहे हो। गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उसके बाद आप जाके चाइना में वहाँ के राष्ट्रपति के साथ गलबहियाँ कर रहे हो। ठीक है, करो आप, लेकिन कम से कम हमारे विदेश नीति का बंटाधार मत करो। आप विदेश नीति का बंटाधार आप कर रहे हो, इसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ेगा। चलिए अशोक जी, लौटते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पे। और अभी 2 दिन पहले एक सूचना आई कि आजम खान को अब जमानत मिल गई है, फाइनल हो गया उनको बाहर आने का रास्ता। फिर अचानक से खबर आती है कि उनके जो केस थे उसमें कुछ धाराएं बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से रिहाई में अड़चन आ गई। उसी बीच एक और खबर आई कि तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है, वो मायावती जी के दिल्ली वाले बंगले पे मिलने गई थी। आपने भी सुना होगा इस बात को, कितना सही मानते हैं और क्या हकीकत है, आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, विपक्ष को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, हमारा जो संविधान में एक डिसेंशन इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, असहमति हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यही बात लोकतंत्र भी कहता है कि जहां असहमति के सुर हैं वहीं लोकतंत्र है, जहां असहमति नहीं वहां लोकतंत्र नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार, कोई भी नेता विपक्ष का हो, अगर इनसे असहमति है या उनका विरोध कर रहा है
तो उसको दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप देखिए, इसके पहले जो अफजाल अंसारी जी, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कराई गई, उनके भाई को जेल में डाल दिया गया। आजम खान साहब को, जो कि मुझे लगता है कि उतना ईमानदारी जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिखाई, आजम खान साहब जैसे ईमानदार बिरले लोग होंगे, लेकिन फिर भी उनको एक दुर्भावना के तहत उनको, उनके परिवार को, उनके बेटे के साथ जिस तरह का ये सरकार अमानवीयता कर रही है, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है, ये चीज़ बहुत ही गलत है। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी 2 दिन पहले कि हम लोग जो भी अधिकारी सरकार के या जो भी लोग परेशान कर रहे हैं या जो भी इस तरह के व्यवहार करें, गैर कानूनी तरीके से हमारे लोगों को फंसा रहे हैं, उनको जेलों में डलवा रहे हैं, उनके साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सरकार बदलेगी तो सबका हिसाब लिया जाएगा। और संस्कृत में कहावत भी है, सटे साठे में समाचार। जो भी इस तरह के लोग हैं, जनता पीडीए हमारी एकजुट है, जिसका आपको प्रदर्शन 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव में मिला, और पीडीए हमारा एकजुट रहेगा। जो भी हमारे लोगों के साथ जो इस तरह काम हो रहा है, हमारा पीडीए एकजुट रहे कि सरकार बनाए 2027 में समाजवादी। और जो भी इस तरह की चीजें हैं, सारी चीजों का, एक एक चीजों का हिसाब हम लोग लेंगे। और जो भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के लोगों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो सारे लोगों का हिसाब किताब होगा। यही बात तो 22 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहे थे तो मुख्तार अंसारी के बेटे जो हैं, वर्तमान में मऊ से विधायक अब्बास अंसारी ने भी कही थी हिसाब किताब लेने वाली बात। अखिलेश जी भी दोहरा रहे हैं, आप भी दोहरा रहे हैं वही बात। नहीं, देखिए, इसको आप दूसरे तरह से ले रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जो अधिकारी संविधान की शपथ लेकर के अधिकारी बना है और संविधान के अलावा अगर गैर संवैधानिक काम करेगा, किसी को फंसाने के लिए काम करेगा, तो उसके साथ कानूनी तरीके से हिसाब होगा। हम लोग भाजपाइयों की तरह गुंडे तो है नहीं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, और हम लोग कानूनी तरीके से उनका हिसाब करेंगे। जो कानून के दायरे में जो चीज गलत है, आज हो रही है, कानून के अधिकारी लोग या कानूनी रूप से जो गलत काम कर रहे हैं, सरकार बदलेगी, उसकी जांच होगी। जहां जहां गैर कानूनी गतिविधियां मिलेगी, उन गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित करने वाले अधिकारियों के साथ भी कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 9 अक्टूबर को बसपा अपना एक बार फिर से जुटान कर रही है लखनऊ में, और कहा जा रहा है 3 लाख से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे और फिर से बसपा को रिवाइव करने की एक कोशिश मानी जा रही है। इस पहल को लोग ये मान रहे हैं कि बसपा अब फिर से खड़ी होने की तैयारी में है। और ऐसे समय में आजम खान वाली बात जो मैंने कही, तंजीम फातिमा जाकर के दिल्ली में मुलाकात करते हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कितना फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर इन दोनों चीज़ों से? देखिए, जो बात आप कर रहे हैं, राजनीति में कोई भी व्यक्ति किसी भी के साथ मिलना जुलना तो एक औपचारिकता होती है, और औपचारिकता सबको निभाना भी चाहिए। लेकिन चूंकि आपने बहुजन समाज पार्टी की बात किया, तो मुझे लगता है कि आज जब से सरकार है, योगी जी की सरकार है केंद्र में, राज्य में, 2017 के बाद से दलित उत्पीड़न की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई और हाथरस जैसे कई कांड हुए हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन बसपा का क्या स्टैंड रहा है? दलित उत्पीड़न, पिछड़ा उत्पीड़न के खिलाफ अगर कोई सड़कों पर दिखा है, कोई लाठियां खाया है, कोई संघर्ष किया है, तो पीडीए किया है और समाजवादी पार्टी किया है। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रति मेरी शुभकामना है। बहन जी सम्मानित नेता हैं, लेकिन जो पीडीए उत्पीड़न हो रहा था लगातार, आज तक कितने घटनाओं में बहुजन समाज के लोग खड़े हुए हैं, इस बात को पीडीए समाज देख रहा है। और जबकि बसपा एकजुट हो रही, फिर से कहा जा रहा है पुराने नेता भी वापस आ रहे हैं पार्टी में, तमाम चीज़ों की बात कही जा रही है। ऐसे में जो अखिलेश यादव का मिशन है पीडीए का जो डी है, जिसका मुख्य आधार ही बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा बेस वोट है कि हर दूसरे चुनावी प्रतिद्वंदी से वो काफ़ी आगे नजर आते। 30-35-40 हज़ार उनका बेस वोट वहाँ से शुरू होता। तो ऐसे समय में जो पीडीए का डी है, बहुजन समाज पार्टी अगर अपने आप को खड़ा कर रही है, तो अखिलेश के उस अभियान को कितना झटका लग सकता है? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, और इस स्ट्रेटजी का वो बड़ा बखूबी इस्तेमाल भी करना जानती है कि अपने अपोनेंट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। भाजपा के साथ सामने कौन खड़ा है? समाजवादी पार्टी खड़ी। भाजपा को 62 से 33 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर कौन लाके पटक दिया? समाजवादी पार्टी। मोदी जी के अश्वमेध रथ का घोड़ा किसने रोका? समाजवादी पार्टी। सबको पता है कि भाजपा को अगर किसी से थ्रेट है तो समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का जो है पावर है वो कहाँ है? पीडीए में। तो अब पीडीए में डी को आपने बात किया, तो भाजपा की स्ट्रेटजी है कि बसपा को थोड़ा सा बैकअप दिया जाए, बसपा थोड़ा सा मजबूत हो, ताकि डी को कुछ उधर जो
माइग्रेट कराया जाए, डी को कुछ बसपा की तरफ झुकाया जाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। मतलब विपक्ष को कमजोर करना है, विपक्ष की पावर को, पीडीए के पावर को कमजोर करना है, बांट देना है पीडीए के पावर को, ताकि वो लोकसभा जैसा प्रदर्शन आगामी 2027 विधानसभा में न करे, भाजपा की सरकार बने। इस तरह की उनकी सोच है। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है कि पीडीए समाज को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग लगातार चेताने का काम कर रहे हैं, उनको जागरूक बनाने का काम कर रहे हैं कि जरा भी अगर आपने असावधानी किया, जरा भी आपने लापरवाही किया, जरा भी आप इस तरह की चीजों में बटे जो भाजपा और बसपा का पर्दे के पीछे का गठबंधन है, तो अगर आप बटे तो फिर से भाजपा सरकार आ जाएगी और फिर से आपका उत्पीड़न इसी तरह जारी रहेगा। पीडीए समाज अगर एकजुट रहेगा तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि जिस तरह से लोकसभा में हम लोगों ने इनको पटखनी दी, उसी तरह विधानसभा में इनको पटखनी देंगे और लगातार पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा समाजवादी पार्टी करने का बीड़ा उठा ली। आपके कहने का मतलब है कि जिस पीडीए के नारे ने, खास करके डी ने संविधान बचाने का जो नारा दिया, इंडिया गठबंधन ने, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, उसकी वजह से जो दलित समाज एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को वोट दिया था, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा। अब बसपा के मार्फत उस पीडीए के डी को कमजोर करने की कवायद में जुटी है भाजपा। क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आपको उत्तर प्रदेश का आम जनमानस कह रहा है। क्योंकि अगर बसपा को राजनीति करनी है तो मैंने कहा कि लगातार दलित समाज का या पीडीए समाज का उत्पीड़न हो रहा है। बसपा कभी किसी के साथ खड़ी नहीं हुई, लगातार समाजवादी लोग सड़कों पर खड़े दिखे। और वही बात मैं बार बार करने की कोशिश कर रहा हूं कि आज दलित समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, इसको डिसीजन लेना है कि भाजपा को हराने की भूमिका में कौन है। अगर भाजपा को हराने की भूमिका में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन है, तो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब समाज को एकजुट होकर के उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तभी भाजपा हारेगी। अगर कोई एक समाज इसमें से किसी के बहकावे में आकर के, भाजपा या बसपा के बहकावे में आकर के डी को या किसी को भी इधर उधर करने की कोशिश करेगा, तो सरकार फिर भाजपा की दोबारा आ सकती है, जिसका फिर से हमारा शोषण, पीडीए समाज का शोषण फिर से जारी हो जाएगा। इसलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, पीडीए समाज की जिम्मेदारी है, वो डिसीजन मेकिंग भूमिका में है आज पीडीए समाज, और पीडीए समाज को डिसीजन लेना है कि भाजपा के रथ को कौन रोक सकता है, भाजपा को पटखनी कौन दे सकता है और भाजपा को मजबूत कौन कर सकता है। इस बात को अगर पीडीए समाज समझ गया लोकसभा चुनाव में, जिसका परिणाम हुआ कि मोदी की सरकार नहीं बनी पूर्ण बहुमत की, आज अगर पीडीए समाज जरा भी अगर इधर उधर होगा तो फिर पीडीए समाज का नुकसान होगा। इसलिए पीडीए समाज हमारा बहुत जागरूक है। उस जागरूकता का परिचय जैसे उसने लोकसभा चुनाव में दिया, उसी जागरूकता का परिचय पीडीए समाज यूनाइट होकर के लोग विधानसभा चुनाव में देगा और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से पीडीए समाज खड़ा रहेगा। भाजपा को हम लोग हरा देंगे, इसी गारंटी। पीडीए के ए पर भी बात की जा रही है कि अब वो सारे लोग बसपा को वोट देना चाहते हैं, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अभी से कह रहे हैं कि अब तो ये भी तैयार है पीडीए के, यानी मुस्लिम समाज पे भी कहा जा रहा है कि वो भी बसपा की तरफ मूव कर रहा है। वो भी सोच रहा है कि हम यहाँ पे हमारी बात नहीं उठाई जा रही है। उन तमाम बिंदुओं को आजम खान के प्रकरण से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। क्या कहना है? देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक। तो पीडीए जब ऐसे यूनाइट रहेगा तो ये जो है इसी तरह का जवाब मिलेगा, और जो पीडीए बटा तब समस्या हुई। इसलिए पीडीए समाज न पी बटने जा रहा है, न डी बटने जा रहा है, न ए बटने जा रहा है, कोई नहीं बटने जा रहा है। ये भाजपा अफवाह फैला रही है, भाजपा अफवाह फैला रही है कि पी वहां जा रहा है, डी वहां जा रहा है, ये वहां जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ सुर से सुर मिलाकर गाना गा रहे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये सुर का गाना हम लोग गा रहे हैं सब पीडीए के साथ। तो 27 तक ये सुरगान चलेगा, सरकार आएगी? बिल्कुल बिल्कुल 27 तक ये सुरगान चलेगा। सरकार आ रही इस बार आपकी? बिल्कुल आ रही है, और सरकार आने की जिम्मेदारी पीडीए समाज ले लिया है। ये किसी दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पीडीए समाज ने ये बीड़ा उठा लिया है कि आरक्षण चोरों को, नौकरी चोरों को और जातिवाद की पराकाष्ठा करने वालों को 2027 में विदाई देनी है, और पीडीए की बात करने वाले की बात जो है सत्ता में लाना है। इसलिए पीडीए समाज यूनाइट है। चलिए, एक सवाल लेते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। बिहार चुनाव के दौरान तमाम बातें हुई, वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई, तेजस्वी भी यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने दो खुलासे किए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके चुनाव आयोग को लेकर के। एक तो वोट बढ़ाने को लेकर के, वोटर लिस्ट में वोट बढ़ाने को लेकर के, जो हम सभी जानते हैं उस बात को, राहुल गांधी ने जो खुलासा किया। दूसरा, वोट डिलेशन को लेकर के, लोगों के वोट कट गए, उनको पता नहीं चला। जब वो गए वोट देने के लिए तो उनको पता चला कि जहाँ पे बूथ था उनका, उनको वहाँ पे जाके पता चला कि यार मेरा तो वोट कट गया नहीं है। ऐसे में जो 27 का चुनाव है उसमें
ये सारी विसंगतियां जो बता रहा है विपक्ष, उसको लेकर के क्या तैयारी है आप लोगों की? कैसे निपटेंगे? देखिए, उस तैयारी का ही पार्ट आपको देखने को टाइम टाइम पे मिल रहा है। जो हमारे विपक्ष के नेता, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, सब लोग और पूरी जनता भी इस मुहिम में साथ में खड़ी है। हमारे जनता को इस बात का पता है कि ये वोटों की चोरी करके सरकार बन रही है। आपको याद होगा लोकसभा सत्र के दौरान जब पुलिस की बैरिकेडिंग को हमारे राष्ट्रपति जी ने जंप किया था, वो खबर द न्यूयॉर्क टाइम में छपी थी और उसमें हेडिंग आई थी कि इंडियन लॉ मेकर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट वोट रिगिंग। ये मतलब पूरा विश्व समझ चुका है कि मोदी सरकार ये वोट चोरी करके बनी है। इस वोट चोरी को लेकर के हम लोग जागरूक हो गए हैं और इसके खिलाफ सबसे पहला संघर्ष अगर किसी ने किया है तो वसीम भाई तो समाजवादी ने ही किया है। इलेक्शन कमीशन को हमने एफिडेविट दे करके, इसका साक्ष्य दे करके हमने विरोध किया है, ऐसा हवा में नहीं विरोध किए हैं। और राहुल गांधी जी ने जो अभी रिसेंट आप जिसकी बात आप कर रहे हैं, उन्होंने तथ्यात्मक रूप से चुनाव आयोग के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और तथ्यात्मक रूप से चुनाव आयोग उसकी काट नहीं दे रहा है, उसको प्रूफ के साथ काट देना चाहिए, लेकिन प्रूफ की काट नहीं बस है जो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि भोर में 4 बजे, सुबह में 4 बजे एक ओटीपी ट्रेल लोगों के वो डिलीट हो रहे हैं, फॉर्म 7 भरा जा रहा है और राहुल गांधी जी ने क्या मांगा? 2-3 चीजें उन्होंने मांगी कि कर्नाटक की सीआईडी 18 महीनों से 18 बार क्या मांग रही है? 3-4 चीजें मांग रही है। एक तो मांग रही है डिवाइस की डिटेल, जिस डिवाइस से फॉर्म 7 अपलोड किया जा रहा है। दूसरा मांगा जा रहा है ओटीपी का ट्रेल, ओटीपी ट्रेल कहां से हो रहा है। और तीसरा मांगा जा रहा है आईपी एड्रेस। चुनाव आयोग तीनों नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जागरूक हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। चुनाव आयोग को सीआईडी को कम से कम लिख के देना चाहिए, कर्नाटक सीआईडी को ये जो चीजें मांगी जा रही हैं चुनाव आयोग दे देता तो हम लोग की शंका थोड़ा कम हो जाती। लेकिन ये सारी चीजें अगर दबा रहा चुनाव आयोग, इसका मतलब है कि सरकार के साथ मिला हुआ है। इसके पहले भी आप देखिए जो एसआईआर को लेकर के शुरुआत में जो हुआ था, जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने माना चुनाव आयोग की गलती है, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, तब जा करके जो 65 लाख लोगों का नाम डिलीशन हुआ है, जो चीजें अपने बूथ तक चस्पा की जा रही थी, नहीं तो इसके पहले चुनाव करा नहीं। ये हमारे अधिकार है, हम नहीं दिखा सकते कि हमने वोट काटा, किसका वोट काटा। ये सारी चीजें चुनाव छुपा रहा है। तो जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां क्या है? वहां करप्शन है, ये नियम है जी। चलिए, अशोक यादव जी से हमने विभिन्न मुद्दों पे बातचीत की। ये बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।